आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्लास 10th में हो और आपने अभी तक अपनी स्टडी शुरू नहीं करी है तो अब आपको आगे से कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए मे ऑनवर्ड्स, वो पूरा हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। तो देखो, हम जानते हैं काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस शुरू नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत सिलेबस किया है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी देखो बिल्कुल आपका सेशन शुरू ही हुआ है, आप 9th क्लास से 10th क्लास में आए हो, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। एंड होता है कि हम स्टार्ट में इतना पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, हम बिल्कुल लाइट ले लेते हैं सिलेबस को। लेकिन फ्रेंड्स, अभी ये टाइम आ चुका है कि आपको सीरियस होना होगा। 1 महीना जा चुका है, आपके सेशन का 1 महीना, अप्रैल का जो मंथ है वो ओवर हो चुका है। ऐसे ही ये जो पूरा साल है ये भी ऐसे ही फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो अभी तक लेट नहीं हुआ है, लेकिन ये एकदम करेक्ट टाइम है कि आपको रेगुलर होके, कंसिस्टेंट होके अपनी स्टडी शुरू करनी होगी। एंड यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, विच इज कंसिस्टेंसी इज द की। बिकॉज देखो, हमारे पास काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट्स आते हैं एंड जैसे जो ये पिछला सेशन था क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, उन्होंने भी यही मेनली गलती करी है। ज़्यादातर फ्रेंड्स ने यही गलती की कि वो सेशन की स्टार्टिंग में इतना अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे एंड जब एग्जाम नज़दीक आए तो फिर वो एकदम पढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, तो सिलेबस कवर नहीं हो पाया, वो रिविजन नहीं कर पाए, अच्छे से अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है जो पिछले सेशन के क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने करी। आपको कंसिस्टेंट होना है सेशन के स्टार्टिंग से ही, ताकि आपका सिलेबस इजीली कवर हो जाए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, सो आई गारंटी यू कि आप क्लास 10th आपको बहुत ही इजी लगने वाली है, इजीली आपका सारा सिलेबस हो जाएगा एंड आप क्लास 10th में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। इसीलिए कंसिस्टेंट आपको होना होगा। देखो, मैं अभी क्लास 12th में हूँ, मैं 2 साल से क्लास 10th को पढ़ा रही हूँ एंड मेरा जो छोटा भाई रजत है उसका भी अभी क्लास 10th का रिजल्ट आया है, अभी वो क्लास 11th में हो चुका है, तो वो भी 1 साल से क्लास 10th को पढ़ा रहा है। तो देखो, हम इतने क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं एंड खुद भी हम पढ़ रहे हैं। सो हमें इतना तो पता है कि ज़्यादातर फ्रेंड्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं एंड इसीलिए हम आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, ये सजेशन दे रहे हैं एंड आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लगेंगी, बहुत ही ज़्यादा फायदा करेंगी। ओके, एंड सबसे बड़ी सजेशन हमारी यही है कि आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, कंसिस्टेंट होना है, ताकि एग्जाम टाइम पर आप बिल्कुल भी बर्डन फेस ना करो एंड इजीली आप रिवीजन करके अपना एग्जाम अच्छे से अच्छा दे पाओ। सो कंसिस्टेंसी इज द की एंड ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। तो अब राइट टाइम है, बिल्कुल कंसिस्टेंट होने का टाइम आ चुका है। ओके, देन नो द सिलेबस। अब ऑब्वियसली आप 10th क्लास में आ चुके हो, आपके पास अपनी बुक्स परचेज कर ली होंगी एंड फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि CBSE ने सिलेबस को अपडेट कर दिया है, बुक्स को भी अपडेट कर दिया है। आपके जो टॉपिक्स रिड्यूस हो गए, जो आपको नहीं पढ़ने एग्जाम्स के लिए, उनको बुक्स में से हटा दिया है। तो जो ये अपडेटेड बुक्स है ना, यही आपको परचेज करनी है। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, NCERT की वेबसाइट पर जाके आप वेरीफाई कर सकते हो अपडेटेड बुक्स को एंड यही अपडेटेड बुक्स आपको परचेज करनी है। इन पर हमने अलग से वीडियो भी बना रखा है। ओके, सो यू हैव टू परचेज द लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स एंड देन आपको अपना पूरा सिलेबस अच्छे से देख लो कि हाँ, आपके पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ये इतने चैप्टर्स हैं एंड ऐसे आप उनको कवर करोगे। तो अपना सिलेबस देखो, अपना प्लान बनाओ कि इतने टाइम में आपके इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। सो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, बेसिकली पॉइंट ये है। ओके, देन अब आपको पढ़ना कैसे है। अब 9th से आप 10th में आए हो तो क्या डिफरेंसेस आए हैं आपकी। देखो, पहली ये बोर्ड की क्लास होगी तो आपको थोड़ा बहुत नर्वस भी फील हो रहा होगा, डर भी लग रहा होगा कि बोर्ड की क्लास है, कुछ अलग से ही करना होता होगा। तो क्या डिफरेंस आएगा आपके पढ़ने के स्टाइल में एंड कैसे आपको पढ़ना है क्लास 10th में। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर, रादर देन क्रैमिंग द क्वेश्चन आंसर्स। देखो, अभी 9th तक क्या चल रहा था, 9th तक आप जो क्वेश्चन आंसर्स टीचर्स लिखवाती थी उनको आप अच्छे से लर्न कर लेते थे एंड देन एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आते थे, उनको आप आंसर कर लेते थे, आपको नंबर मिल जाते थे। लेकिन 10th में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड क्लास में यही डिफरेंस होता है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी बुक के क्वेश्चंस नहीं होते, वो क्वेश्चंस नहीं होते जो आपकी टीचर्स आपको लिखवाती हैं, वो क्वेश्चंस खुद बनाए जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। मीन्स दे आर मेड बाय द CBSE। ओके, एंड उन क्वेश्चंस को आप तभी आंसर कर सकते हो जब आपने कंसेप्ट को, टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। ओके, तो आपको 10th में क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स को रटना, उनकी लाइन बाय लाइन को, कि इस लाइन के बाद ये लाइन, ये क्रैमिंग जो अभी तक चल रही थी, ये आपको नहीं करना है। कंसेप्ट समझ लिया तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो क्या यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू फोकस, गिव इंपॉर्टेंस टू कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग रादर देन क्रैमिंग द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, उससे आप आंसर अपना बना पाओगे, आंसर खुद फॉर्म कर पाओगे। लेकिन कंसेप्ट समझ लिया तो आंसर तो बना ही लोगे। ओके, सो यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस मोर टू द कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। देन अब आपको पढ़ना कहाँ से है, कंसेप्ट समझना है। अब पढ़ें कहाँ से, कौन सी बुक्स का यूज करें? तो देखो क्लास 10th में सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है, सबसे जो आपके पास इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज एनसीईआरटी। हर एक सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की बुक है वही आपका मेन सोर्स है, मतलब वो तो आपकी मेन बुक हो गई जिसमें से आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जब आप कोई चैप्टर शुरू कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, एक एक वर्ड को रीड करना है, कोई बॉक्स, कोई एक्टिविटी, किसी को नहीं छोड़ना, लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, उसको समझना है। बिकॉज एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन आते हैं, किसी भी लाइन से कैसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एंड आपको उसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हो तो अब उसके साथ रेफरेंस बुक होगी या नहीं होगी? बिकॉज देखो काफी फ्रेंड्स को ये डाउट रहता है कि रेफरेंस बुक लें या फिर नहीं लें। ओके, काफी फ्रेंड्स को ये कंफ्यूजन रहती है एंड पिछले सेशन में भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कंफ्यूजन थी। ओके, तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक होना जरूरी है एंड इट इज सफिशिएंट ऑल्सो। एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा रेफरेंस बुक ना हो। बिकॉज आपने एक से ज्यादा रेफरेंस बुक खरीद ली तो फिर आप किसी भी बुक को अच्छे से नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास देखो लिमिटेड टाइम है, आप लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज को ही पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी तो करनी है, वो तो कंपलसरी है एंड उसके साथ एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगी। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमें एनसीईआरटी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमें डिफिकल्ट लगती है, तो उसको समझने में हेल्प करती है हमें रेफरेंस बुक्स, एंड रेफरेंस बुक में क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव वन रेफरेंस बुक विद एनसीईआरटी। अब कौन सी रेफरेंस बुक लें, है ना, बिकॉज रेफरेंस बुक में भी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कौन सी रेफरेंस बुक बेस्ट रहेगी? तो देखो मैं 2 साल से 10th क्लास को पढ़ा रही हूँ एंड मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने सारी पब्लिकेशंस की रेफरेंस बुक को चेक किया है, उन्हें वेरीफाई किया है एंड मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग मुझे ओसवाल की जो रेफरेंस बुक है वो बेस्ट लगती है आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ओसवाल की जो रेफरेंस बुक है उसमें 100% आपका अपडेटेड सिलेबस है। जो आपका इस सेशन का जो अपडेटेड सिलेबस है, जो सीबीएसई ने वेरीफाई करके अपडेट किया है, वो अपडेटेड सिलेबस है ओसवाल की रेफरेंस की बुक में। एंड देन इसमें आप जल्दी से रिवीजन कर सकते हो हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की नोट्स के साथ। हर एक टॉपिक के नोट्स हैं, माइंड मैप्स हैं, चैप्टर के माइंड मैप्स हैं। उन माइंड मैप्स में क्या है, ऐसे फ्लो चार्ट हैं एंड फ्लो चार्ट की फॉर्म में पूरे चैप्टर को समराइज कर रखा है, तो आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की इन माइंड मैप्स के थ्रू। एंड देन न्यूमोनिक्स हैं। न्यूमोनिक्स क्या होते हैं, ऐसे कोड वर्ड्स होते हैं, कोई हमें रूल रिमेंबर करना है या फिर कोई लाइन रिमेंबर करनी है, तो ऐसे कोड वर्ड्स नहीं हम बना देते, उनको न्यूमोनिक्स बोला जाता है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए एक सेंटेंस बन जाता है, तो वो न्यूमोनिक्स होते हैं, ठीक है। एंड वो हमें इजीली कंसेप्ट को समझने में हेल्प करते हैं एंड हमें याद हो जाता है। तो ये सारे निमोनिक्स भी प्रेजेंट हैं जिनसे आपको कंसेप्ट को समझना, उन्हें याद करना और इजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी आंसर फॉर्मेशन कर सकते हो, आंसर आप देख सकते हो जो ओसवाल की बुक में प्रेजेंट है। एंड प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उन प्रैक्टिस पेपर्स में सारे क्वेश्चंस हैं एंड उनको प्रैक्टिस करके आपको समझ में आएगा कि कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर रहे हो एंड कहाँ पर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, सो 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रैक्टिस पेपर्स हैं एंड साथ ही साथ इसमें 50+ कंसेप्ट वीडियोस हैं जिनकी हेल्प से आप और कंसेप्ट को समझना चाहते हो, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। एंड देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम जानते हैं कि सीबीएसई हमारे बोर्ड एग्जाम में ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डालते हैं एंड ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ओसवाल की रेफरेंस बुक में भी हैं एंड इन सभी को प्रैक्टिस करके आप पूरा 100% रेडी हो जाते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए मुझे ओसवाल की रेफरेंस बुक बेस्ट लगी आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इसमें वो सारी चीजें हैं जो आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल लगेंगी एंड आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, सो आई विल रिकमेंड द रेफरेंस बुक ऑफ ओसवाल। तो एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक बहुत है एंड अगर आप ओसवाल की रेफरेंस बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो हमने सोर्सेज की बात कर ली कि कहां से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स का यूज करना है। अब आपको नोट्स अपने खुद बनाने हैं, मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। आपने सुना होगा नोट्स भी बनाते हैं, अपने नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं। तो यस, इट इज ट्रू कि नोट्स आपको बनाने हैं एंड अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, बिकॉज देखो वेबसाइट्स पर ऑनलाइन बहुत सारा नोट का जो मटीरियल है वो अवेलेबल है। काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो नोट्स प्रोवाइड करती हैं, काफी सारे और दूसरे सोर्सेज हैं जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन
उन सभी के अवेलेबल होने के बावजूद भी आपको अपने खुद के ही नोट्स बनाने, बिकॉज जो खुद के नोट्स होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। जो आप अपने खुद के नोट्स बनाओगे एंड उनसे रिवीजन करोगे ना, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपके पास जितनी भी सोर्सेज हैं और दूसरे जितने भी नोट्स प्रेजेंट हैं उनको देखो, उनमें से हेल्प लो, लेकिन फिर बाद में अपने नोट्स खुद बनाओ, खुद फ्रेम करो। ठीक है, सो मेक योर ओन नोट्स। नोट्स क्या होता है? बेसिकली जब आपने चैप्टर को पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जिनसे आपको पूरा लाइक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, तो वो सारे आप नोट्स में लिख देते हो। ठीक है, नोट्स पढ़ने से क्या होता है, जब एग्जाम नजदीक आते हैं तो नोट्स का बेसिकली पर्पस क्या होता है, एग्जाम जब नजदीक आते हैं तो हम नोट्स में से रिवीजन कर लेते हैं, हमें पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़ता। ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ नोट्स एंड यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। अब रिटन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने क्लास 10th में यही गलती करी थी, मैंने रिटन प्रैक्टिस बहुत कम करी थी। ओके, एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे झेलने पड़े थे। तो आपको रिटन प्रैक्टिस बिल्कुल भी कम नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करो सेशन के स्टार्टिंग से ही। देखो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, है ना, तो रिटन प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो भी आप याद करो उसको लिख लिख के याद करो। तो रिटन प्रैक्टिस में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है सेशन के स्टार्टिंग से। देखो, सेशन के स्टार्टिंग में हम नोटबुक वगैरह फिल करते हैं तो रिटन प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आते हैं ना, फिर हम सब कुछ याद करने लगते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है। उस टाइम पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर भी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, आंसर फॉर्मेशन कैसे करें, वो सब कुछ रिटन प्रैक्टिस से ही हमें समझ में आता है। ओके, सो रिटन प्रैक्टिस के बहुत फायदे हैं एंड यू हैव टू डू इट एज मच एज पॉसिबल। ओके, देन टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो, आप बस चैप्टर को पढ़ते जाओगे, फिर जब एग्जाम आएंगे उन सबको आप दोबारा रिवाइज करोगे, लेकिन तब तक आप पीछे का सारा कुछ भूल चुके होगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टाइम टू टाइम जो आप पढ़ रहे हो उसकी रिविजन भी होनी चाहिए। जैसे आपने एक हफ्ता हो गया तो वीकेंड्स में, सैटरडे संडे जो आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते में, उसका टेस्ट ले लिया। मंथली आप अपना टेस्ट ले सकते हो। अपना ऐसे टेस्ट लोगे, नोट्स में से रिवाइज करोगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी एंड जो आपने पढ़ा है आप उसको भूलोगे नहीं, वो आपके दिमाग में परमानेंटली रहेगा एंड एग्जाम तक आप उसको याद रखोगे। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती नहीं करनी कि आप सब कुछ पढ़े जा रहे हो एंड जब एग्जाम आए फिर आप सब कुछ पीछे देखोगे तो भूल चुके होगे। तो ये नहीं होना चाहिए। रिवीजन टाइम टू टाइम, वीकली या मंथली अपने टेस्ट लेते रहो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके, एंड देन सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जानती हूँ आपका शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है, आप स्कूल जाओगे, काफी फ्रेंड्स हैं जिनके ट्यूशन वगैरह भी होते होंगे, है ना, लेकिन फिर भी आपको अपनी सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो बचाना ही है। कुछ टाइम, बेशक वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, कुछ टाइम आपको सेल्फ स्टडी को देना ही है। आप खुद बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे ना, अपने सिलेबस को देखोगे कि आज आपने ये पढ़ा, उसको रिवाइज करोगे, तो उसके बहुत ही ज्यादा फायदे, अनगिनत फायदे हैं। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, क्लास 10th में आप स्कूल जाओगे, काफ़ी फ्रेंड्स के ट्यूशंस भी होते हैं। वैसे मेरी ये सजेशन रहेगी कि 10th में ट्यूशन की इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज देखो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, बट एनीवेज अगर आपकी ट्यूशन है नहीं है, सेल्फ स्टडी आपको ज़रूर करनी ही करनी है, बिकॉज उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ओके, एंड आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना, आपको फिक्स करना है कि हाँ, इतने से इतने टाइम आप स्कूल जाते हो, देन इतने से इतने टाइम आप खेलने जाते हो, या फिर इतने से इतने टाइम आप ट्यूशन जाते हो, एंड इतने से इतने टाइम आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो शेड्यूल है ना, ये फिक्स होना चाहिए। एंड आपको अपना प्लान भी करना है सिलेबस कि इतने टाइम में आपके इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए। अगर आपका गोल क्लियर होगा, देन यू विल बी एबल टू स्टडी मोर एफिशिएंटली। अगर आपका कुछ क्लियर ही नहीं है कि कितने चैप्टर करने चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, अपना गोल फिक्स करना है, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव सम टाइम टू सेल्फ स्टडी ऑल्सो। ओके, तो ये कुछ सजेशंस हैं, ये कुछ एडवाइसेस हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स हैं जो आपको क्लास 10th में फॉलो करने हैं। एंड अगर आप इन सभी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो आप आराम से बहुत ही ईजिली अपनी क्लास 10th में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। ठीक है, अब 1 महीना जा चुका है, ऐसे ही पूरा साल भी चला जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए टाइम और मत वेस्ट करो। मई आपका ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है एंड आपको अभी से अपनी जो रेगुलर स्टडीज़ हैं, कंसिस्टेंट स्टडीज़ हैं, वो शुरू कर देनी चाहिए। एंड ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको फॉलो करने चाहिए फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर इम्प्रूवमेंट। ओके, एंड हम आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। हमने अपने चैनल पर सारा क्लास 10th का जो कंटेंट है वो अपलोड कर रखा है। हर एक चैप्टर के वीडियोस हैं, नोट्स हैं, 1 शॉट रिवीजन के वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं, सब कुछ अपलोडेड है। प्लेलिस्ट वगैरह सब अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक भी कर सकते हो। ठीक है, एंड हम इस सेशन के लिए भी और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं एंड आपको पूरा एंड तक सपोर्ट करेंगे। ओके, अब आपको खुद मोटिवेट होकर अपनी स्टडी शुरू करनी होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।